हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ऑल इन वन। बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको oogenesis और ओवेरियन फॉलिकल की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाया था और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल गैमेट मीन्स ओवा के बारे में कि ओवा क्या होता है, उसकी स्ट्रक्चर किस तरह से बनी होती है और उसकी स्ट्रक्चर को हम किस समय स्टडी करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम ये बात जानते हैं बच्चों कि ओवा क्या होता है। ओवा जिसे हम ओवम, एग या फिर फीमेल गैमेट भी कहते हैं। और ये जो ओवा होता है वो एक राउंडेड नॉन मोटाइल हैप्लॉइड रिप्रोडक्टिव सेल होती है जो कि किसी फीमेल के द्वारा उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मीन्स ओवरी के अंदर प्रोड्यूस करी जाती है। और अगर आप इसके साइज को देखें तो इसका साइज जो है वो लगभग 0.1 mm होता है जो कि हमारी बॉडी सेल के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। और ह्यूमन फीमेल का जो ओवा होता है, ह्यूमन फीमेल का जो एग होता है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, योक का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है। मीन्स ना के बराबर ह्यूमन फीमेल के एग के अंदर योक प्रेजेंट होता है। इसलिए इसके एग को हम एलेसिथल एग बोलते हैं। एलेसिथल एग का मतलब जिसके अंदर योक जो है वो ना हो, मीन्स ना हो या फिर ना के बराबर प्रेजेंट हो, तो उस तरह के एग को हम क्या कहते हैं, एलेसिथल एग बोलते हैं। और अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये जो ओवा होता है, इस ओवा की स्ट्रक्चर को हम आफ्टर ओव्यूलेशन, कि जब ये ओवरी से मूव करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में पहुंचने के बाद ही हम इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। और उस समय ये जो ओवा होता है वो इमेच्योर फॉर्म में मीन्स सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है बच्चों, ये सेकेंडरी oocyte का है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में ही हम ओवा की स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी कर पाते हैं। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है बच्चों, ये जो ओवा होता है ना वो जनरली 3 लेयर से कवर्ड होता है। और इसकी जो इनर मोस्ट लेयर होती है, इनर मोस्ट मेम्ब्रेन जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इसके जो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी इसको हमने क्या कहा है, विटेलाइन मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि किसकी बनी हुई होती है, इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, फॉस्फोलिपिड, मीन्स ये फॉस्फोलिपिड की बनी हुई होती है। और आउटसाइड टू द विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में 2 एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर इसमें प्रेजेंट होती हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जो कि जस्ट विटेलाइन मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में होती है। मीन्स ये जो मोटी सी मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है, लेयर बनाई हुई है, इसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की बनी हुई होती है और इसी सेकेंडरी oocyte के द्वारा ये सिक्रीट करी जाती है। और आउटसाइड टू दी जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा के साइड बाहर की साइड में भी एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम कॉर्ना रेडिएटा बोलते हैं। और ये कॉर्ना रेडिएटा किस तरह से बनती है, ये कॉर्ना रेडिएटा जो लेयर होती है वो फॉलिकुलर सेल से बनी हुई होती है। और फॉलिकुलर सेल इसे कैसे बनाती है कि काफ़ी सारी फॉलिकुलर सेल जो होती है ना वो साइड बाय साइड जो है वो अरेंज होकर विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको हम हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। और वो हाइलुरोनिक एसिड क्या करता है, 2 फॉलिकुलर सेल को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो ये जो फॉलिकुलर सेल होती हैं वो विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिक एसिड साइड बाय साइड अटैच होकर एक लेयर बना देती हैं और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, कॉर्ना रेडिएटा बोलते हैं। तो मेनली ये 3 लेयर होती हैं जो किसी भी ओवम को सराउंड करने का काम करती हैं। और एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, कि जब क्या होता है बच्चों, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के टाइम पर जब कोई स्पर्म आकर इस ओवम के अंदर एंटर करने का सोचता है तो सबसे पहले वो कौन सी लेयर को डिग्रेड करता है, इस कॉर्ना रेडिएटा को। और वो कॉर्ना रेडिएटा को कैसे डिग्रेड करता है, कॉर्ना रेडिएटा को बनाने के लिए जो हाइलुरोनिक एसिड होता है, जो हाइलुरोनिक एसिड इन फॉलिकुलर सेल को जोड़ने का काम करता है, तो सबसे पहले वो उस हाइलुरोनिक एसिड को ब्रेक करता है। कैसे ब्रेक करता है, जब मैंने आपको स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था बच्चों कि स्पर्म के हेड रीजन में एक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एक्रोसोम बोलते हैं। और ये जो एक्रोसोम होता है ना, एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं और उन्हीं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में से एक एंजाइम होता है जिसको हम हाइलुरोनिडेज एंजाइम बोलते हैं। और वो हाइलुरोनिडेज एंजाइम क्या काम करता है, आकर इन फॉलिकुलर सेल के बीच में प्रेजेंट जो हाइलुरोनिक एसिड होता है उसको तोड़ देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फॉलिकुलर सेल जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाती हैं और ये लेयर जो है वो ब्रेक हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, ये जो ओवा होता है, इस ओवा के साइटोप्लाज्म को हम ओप्लाज्म बोलते हैं। इसके अंदर बड़ी मात्रा में अबंडेंटली अमाउंट में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म के अंदर एक प्रोमिनेंट लार्ज साइज का न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसके न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं।
और इसके साइटोप्लाज्म में, इसके ओप्लाज्म में क्या होता है, पेरिफेरी के साइड में, मींस इनसाइड टू द विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में छोटी छोटी सी टिनी वेसिकल प्रेजेंट होती हैं जिनके अंदर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं, और उन टिनी वेसिकल को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल बोलते हैं, जो कि कॉर्टिकल रिएक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है इसके बारे में मैं आपको आगे भी बता दूंगी, लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होती है, कि जब क्या होता है कोई एक स्पर्म जो है वो इस ओवा के साथ आकर फर्टिलाइज कर जाता है, इस ओवा के अंदर एंटर कर जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कोई दूसरा स्पर्म जो है वो इस ओवा के साथ आकर फर्टिलाइज ना कर जाए, इसलिए क्या होता है इस ज़ोना पेलुसिडा को थिक करवा दिया जाता है, हार्ड करवा दिया जाता है। उसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन बोलते हैं। और उस कॉर्टिकल रिएक्शन में ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल कुछ ऐसे एंजाइम सीक्रेट करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है ये ज़ोना पेलुसिडा जो होती है वो थिक हो जाती है। इसके अलावा क्या होता है बच्चों, जो ओवा होता है, ओवा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये जो ओवा की स्ट्रक्चर वो हम स्टडी कर रहे हैं वो सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। और जब मैंने आपको oogenesis के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब oogenesis होती है और प्राइमरी oocyte के अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है, तो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में 2 सेल की फॉर्मेशन होती है। इसमें जो बड़े साइज की सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाई हुई है सेकेंडरी oocyte की है। और एक छोटी सी सेल बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट है ना बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी बोलते हैं। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्योंकि इसके चारों ओर कौन सी सेल प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल। ये जो सेकेंडरी oocyte होता है वो एक फॉलिकल में प्रेजेंट होता है, उसको फॉलिकुलर सेल जो है वो सराउंड करके रखती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ये जो पोलर बॉडी इसमें बनती है, ये पोलर बॉडी जो होती है वो बाहर को एस्केप नहीं कर पाती और यहाँ पर एक किनारे पे वो इस तरह से रखी रहती है। और क्या होता है बच्चों कि जिस साइड में ये पोलर बॉडी प्रेजेंट होती है ना, उस साइड में क्या होता है इस ओवा का एनिमल पोल प्रेजेंट होता है, और अपोजिट टू द एनिमल पोल के जस्ट अपोजिट साइड में जो इसका पोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल। मीन्स ये जो ओवा होता है, ओवा के 2 पोल होते हैं, पोलैरिटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसका ये वाला जो पोल होता है जहाँ पर क्या होगी, पोलर बॉडी प्रेजेंट होगी, उस पोल को, उस एंड को हम इसका क्या बोलते हैं, एनिमल पोल बोलते हैं। और जस्ट अपोजिट टू द एनिमल पोल जो इसका पोल प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटल पोल बोलते हैं। इस तरह से फीमेल के अंदर ओवम की स्ट्रक्चर बनी होती है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया है। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये टॉपिक समझ आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।